गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में क्लास 9th के चैप्टर मोशन से। मोशन, द बॉडी इज सेट टू बी मोशन व्हेन चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इट डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस बॉडी इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अगर वही बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो कहते हैं कि रेस्ट में। इससे हाई क्लास में 11th क्लास में हम ये जानेंगे इसी मोशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए जब इसको हम जानेंगे तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके डिफिनेशन को देंगे। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फिक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी बस वगैरह में बैठे हैं और आपकी बस चल रही है या रुकी हुई है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो बस के बाहर आप देखते हैं किसी माइलस्टोन को या किसी ट्री को या किसी पॉइंट्स को देखते हैं कि अगर वो चीज़ पीछे की तरफ जा रहा है तो आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बस आगे की तरफ मूव कर रही है। तो हर एक पैसेंजर के लिए बाहर में अलग अलग पॉइंट होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी बस रुकी है या चली हुई है। दिस फिक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें मोशन का डिफिनेशन कुछ अलग होगा जो कि 11th क्लास में जानना है। एक और एग्जांपल समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जैसे कि मान लीजिए कि एक बस में आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक गेंद है। उस गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बस ऊपर से बंद है। तो जैसे उस गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो गेंद बस चल रही है, तो गेंद आपके हाथ में गिरता है। ठीक है, लेकिन जब हम खुले बस में बैठते हैं, ऊपर का जो रूफ है, छत है, वो नहीं है, और तब उस बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो बॉल ऊपर जाता है और जब हाथ में आने के बजाय वो क्या होता है, उधर पीछे चला जाता है। क्योंकि जब आप बस के अंदर जब उस ढके हुए बस में बैठे थे तो पूरा का पूरा फ्रेम बस के साथ मोशन में था। तो आप जब गेंद फेंक रहे थे तो गेंद किसी दूसरे फ्रेम में नहीं जाता था, उसी फ्रेम में रहता था, इसलिए हाथ में आता था। लेकिन वही जो खुले छत में बैठ गए, खुले छत वाले जो बस में बैठ गए, अब गेंद को फेंकते हैं तो बॉल जो है, बॉल इस फ्रेम को छोड़ के दूसरे फ्रेम में चला जाता है। किस फ्रेम में चला जाता है? मोशन वाले फ्रेम को छोड़ के रेस्ट वाले फ्रेम में चला जाता है। अब बॉल गेंद जो है वो क्या होता है, वो पीछे चला जाता है और बस आगे निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों की बातें 11th में हम लोग करेंगे। ये मोशन कई तरह के होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, अ बॉडी हैज ट्रांसलेशनल मोशन if it's moved in a straight line in a straight path is called translational motion। यानी कि किसी बॉडी का वैसा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है जब वो बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। इफ अ बॉडी हैज ट्रांसलेशनल मोशन इफ इट्स मूव्ड अराउंड अ fixed rotation of axis। A body has rotational motion if it's moved around the fixed axis of rotation, it's called rotational motion। मतलब कि किसी बॉडी का वैसा मोशन जो किसी एक्सिस के अराउंड मूव करता है, ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन, a body has vibrational motion if it's moved back and forth regular interval of time about a fixed point is called vibrational motion। यानी किसी बॉडी का वैसा मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करता है, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। आइए समझते हैं। तो ये एक अगर व्हीकल है और ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर यह एक फिक्स एक्सिस है और इसमें एक बॉडी इससे कनेक्टेड होके इसके अराउंड मूव करता है तो इसको कहते हैं, ये बॉडी हो गया,
और ये क्या है, एक्सिस है, फिक्स एक्सिस है, फिक्स एक्सिस। अगर फिक्स एक्सिस के अराउंड ये बॉडी मूव करता है तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, जैसे कि आपके घर में डोर लगा है तो डोर किसी फिक्स एक्सिस पे फिक्स रहता है और उसी के अराउंड मूव करता है, ठीक है। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का मोशन। ये हुआ सिंपल पेंडुलम, ये इसका बॉब है। अब ये इस पाथ पे मूव करता है, इसी पाथ पे बार बार इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हर सेकंड में एक ही पाथ पर एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करते रहता है। तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे मोशन करे तो वैसे मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो मोशन 3 तरह के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट पाथ पे, रोटेशनल मोशन फिक्स एक्सिस के अराउंड, और वाइब्रेशनल मोशन किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करें। अब ये जो मोशन हो रहे हैं जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, ये कैसे हो सकते हैं? तो हम कहेंगे कि यह मोशन 3 तरह से हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन तब कहेंगे जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर एक ही कोऑर्डिनेट पॉइंट को फॉलो करता है, तो ऐसे मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन, अगर किसी बॉडी का मोशन प्लेन में, प्लेन सरफेस में है तो ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो 1 डायमेंशनल मोशन, अगर कोई बॉडी सरफेस पे किसी प्लेन पर है तो 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब कि आपके घर के फ्लोर पे चींटी चल रही है तो सरफेस पे चल रही है तो ऐसे मोशन को इधर उधर ऐसे वैसे चल रही है तो ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो रेलवे ट्रैक पर रेल का मोशन एक ही स्ट्रेट पाथ पे होता है तो ऐसे मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। किसी स्ट्रेट पाथ पे किसी व्हीकल का मोशन 1 डायमेंशनल मोशन, लेकिन किसी सरफेस पे चींटी वगैरह का मोशन या किसी फ्लोर पे दौड़ते हुए इधर उधर जिगजैग मोशन में अगर प्लेन पे हो रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन, काइट का मोशन स्पेस में, काइट का मोशन स्पेस में 3 डायमेंशनल मोशन होगा। आसमान में कोई चीज़ अगर उड़ रहा है जैसे कोई काइट है, एरोप्लेन है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? द टोटल पाथ लेंथ, द कवर द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड initial position is called distance. Displacement. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Distance is always positive, but displacement may be positive, negative or zero. Okay, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। कई एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, चलिए मान लीजिए कि यह किसी आपका माने कि यहाँ से कोई इंसान चलता है, कोई लड़का यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से चल के ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यह 4 मीटर चलता है और यहाँ पे यह 3 मीटर चलता है। अब हम आपसे पूछते हैं कहाँ से चला था? यहाँ से। तो इनिशियल क्या हो गया? पोजीशन इसका यहाँ हो गया। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पोजीशन यह हो गया। और कहाँ पहुँच रहा है? यहाँ पे। तो ये इसका फाइनल होगा, फाइनल पोजीशन। तो बोलेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया? तो बोलेंगे
4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन वही जो पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यही ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जितना नजदीक हो, ये वाला नाम दीजिए ए बी सी। तो AC जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और AB प्लस BC डिस्टेंस होगा। Total path length is called distance, but shortest distance between final position and initial position is called displacement. एक और एग्जांपल समझते हैं। आइए, अगर सर्कुलर पाथ में हम मूव कर रहे हैं तो मान लीजिए इस P पॉइंट से हम स्टार्ट किए, लिख दीजिए इनिशियल पोजीशन, और P पॉइंट से चल के हम चले आए यहाँ Q पॉइंट पे, यहाँ हमारा फाइनल पोजीशन। तो P से चल के Q पे आए तो यहाँ हमारा इनिशियल पोजीशन था जहाँ से चले, और जहाँ पहुँच गया हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से हम आ गए हमारे फाइनल पोजीशन। अब पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो डिस्टेंस होगा यह P से Q, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका डायमीटर। अगर वही P से चल के फिर एक राउंड लगा के P पर चले आए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरा सर्कमफ्रेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वही, इनिशियल पोजीशन वही, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल सोचते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेट पाथ पे चलते, क्या स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, तो A से चले और पहले इनिशियल स्टेज में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। तो A से B पर गए 40 मीटर, टाइम कुछ लगा होगा। फिर B से यहाँ कितना टाइम लगा? मान लीजिए कि यहाँ 40 मीटर जाने में उसको 10 सेकेंड लगा। A से B जाने में कितना समय लगा? 10 सेकेंड, 40 मीटर गया। अब C पर जाएगा तो मान लो कि यहाँ पर फिर 30 मीटर और गया, और टाइम लगा 8 सेकेंड। कितना लगा? 8 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 प्लस 30 70 मीटर। टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 30 70 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यहाँ से जहाँ से वो चला था, तो इनिशियल पोजीशन या और फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसका कहाँ है? अभी A पॉइंट से 70 मीटर पे है, और इनिशियल पोजीशन कहाँ है? 40 मीटर पे है। तो 70 माइनस 40, फाइनल पोजीशन कहाँ है? 70 मीटर पे है। अभी वो कहाँ है? फाइनली 70 पर है। पहले वो कहाँ था? 40 पे था। तो माइनस 40 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। अब इसी में हम समझेंगे कि माइनस डिस्प्लेसमेंट कब होगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट कब होगा, और जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा। अगर A से स्ट्रेट पाथ पे A पॉइंट से चलता है
और पहले वो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, फिर वही बात 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ तक ए से बी तक। तो पहले वो यहाँ से स्टार्ट करता है और जाता है 80 मीटर तक। कहाँ जाता है? 80 मीटर। कहाँ गया? फर्स्ट टाइम में 80 मीटर तक। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया? 80 मीटर। और फिर वो वापस बैक यहाँ पहले बी पॉइंट पे गया, तो बी क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन हो गया इसका। और फिर क्या करता है? फिर वो बैक आता है क्यू पॉइंट पे। कितना बैक आता है? 30 मीटर। पहले वो गया 80 मीटर, यहाँ इनिशियल पोजीशन हो गया इसका। और फिर बाद में कितना आ गया? यहाँ से वापस कितना आ गया? ये तो गया आगे। फिर वो वापस कितना आ गया? 30 मीटर वापस आ गया, 30 मीटर। तो अब बताइए कि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्टेंस तो हो गया 80 प्लस 30, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो 80 प्लस 30 110 डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन तो अभी 30 पर है, पहले था इनिशियल पोजीशन पी पे और वापस आ गया कहाँ? फाइनल क्यू पे। तो फाइनल पोजीशन कितना है इसका? फाइनल पोजीशन कितना है? 30 पे। और इनिशियल पोजीशन कितना है? 80 पे। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके, -15 मीटर। तो अब क्या समझ में आया कि अगर फाइनल पोजीशन, याद है, फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। ठीक है, एंड नेगेटिव होगा। और अगर फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम लगा के आएगा, तो फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल पोजीशन भी वही, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब बात करेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है कि फाइनल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, डायरेक्शन होता है। लेकिन डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जितना डिस्टेंस आप पाथ कवर किए उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है? तो द बॉडी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी बॉडी से पर 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसी को उसका स्पीड कहा जाएगा। ओके, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस के भी टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म, सॉरी स्पीड के भी टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस समय कहें कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है या वेरिएबल स्पीड में है। और एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है तो उस कंडीशन में उस बॉडी का एवरेज स्पीड निकाला जाएगा। और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका यह है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड जो है किसी बॉडी का पर सेकेंड में डिस्टेंस कवर के टाइम कवर से निकाला जाता है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है कि वही बॉडी उस पूरे पाथ उस पूरे डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड में अगर कवर करता है तो हमको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ती है। आइए समझते हैं। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इक्वल टू सॉरी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे कि अगर कोई व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे तक चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 5 आवर तक चलता है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया 5 आवर। आवर से आवर कैंसिल, ये 500 किलोमीटर। अब एक छोटे से न्यूमेरिकल से हमें समझेंगे कि स्पीड और एवरेज स्पीड में कैसे रिलेशन होता है, कैसे इसको हम लोग न्यूमेरिकली चेक करते हैं, बनाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेट पाथ है जिसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसको कवर करने में किसी व्हीकल को, किसी कार को, किसी बस को टाइम लगता है 5 आवर। कितना लगता है? 5 आवर। तो हम आपसे पूछते हैं कि स्पीड क्या होगा? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेरी इजी, 100/5 20 का स्पीड हो गया। तो ये स्पीड हो गया। लेकिन अब दूसरा कंडीशन कि अब यहाँ से कोई बस ए से बी तक जा रही है और डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो ऐसे कैसे जा रही है देखिए। तो क्या हो रहा है इसमें कि 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, लेकिन शुरू का 40 किलोमीटर, शुरू का 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से कवर करता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, शुरू का 40 किलोमीटर। फिर बाद का 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और बाकी जो बचा है 20 किलोमीटर, 40 + 40 80, 20 किलोमीटर जो बचता है उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, ठीक है। ये वही 100 किलोमीटर अब 40 किलोमीटर को अलग स्पीड में, बाकी के 40 किलोमीटर को अलग स्पीड में, और बाकी के 20 किलोमीटर को अलग स्पीड में कवर करता है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम टेकन तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल टाइम टेकन मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर आया 20 की स्पीड में, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस और स्पीड पता रहे तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे टाइम t1 लगा, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का और स्पीड है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर पर आवर का। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये 2 टाइम में कैंसिल, यहाँ टाइम लगा इसको 2 आवर। ओके, यहाँ पे 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ कितना टाइम लगा होगा, तो यहाँ पर टाइम लगा होगा t2, टाइम लगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 40 किलोमीटर और स्पीड भी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 1 आवर, कितना बचा 1, t2 इक्वल टू 1 आवर। और अब ये लास्ट, अब जो बाकी का 20 किलोमीटर है वो 10 की स्पीड से कवर किया है, तो यहाँ कितना टाइम लगा, t3 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 टू द 20, यहाँ पर टाइम लगा 2 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर, 5 आवर। कितना लगा 5 आवर। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 2 + 1 + 2 5 आवर्स। कट गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड निकला 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए अब कभी कभी न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम ये होता है कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। आइए देखते हैं, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे चेंज, आइए देखते हैं। तो किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। और आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 60 × 60 सेकंड के बराबर होता है। 00 से 00 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 और 3 × 6 80, 5/80 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में रहे तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, तो कितना मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, तो नहीं, कितना मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1/1000 किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। 1/1000 किलोमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। और सेकंड कितने घंटे के बराबर होता है, तो नीचे सेकंड है, और सेकंड 1/60 × 60 घंटे के बराबर। गौर से सुनिए, 100 मीटर 1 किलोमीटर, तो 1/100 मीटर 1 मीटर, 1/1000 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर का 1000 पार्ट 1 मीटर के बराबर होगा। और सेकंड और घंटे का 60 × 60 टाइम पार्ट 1 सेकंड के बराबर होगा। तो यह 60 × 60 ऊपर जाएगा, यह 60 × 60 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे जाएगा। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 3 टाइम और ये 5 टाइम, 3 × 6 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी वेलोसिटी में है। और वही अगर डिस्टेंस पर सेकेंड में कवर कर रहा है तो हम कहते हैं कि स्पीड में। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is maybe positive, negative or zero, because displacement is also maybe positive, negative or zero. So displacement change per unit time by the body is called velocity, or rate of change of displacement with respect to time is called velocity. मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रही है तो वो बॉडी वेलोसिटी में माना जाता है। आइए समझते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम में x1 हो रहा है, ठीक है। t1 टाइम में किसी बॉडी या पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x1 है, ठीक है। और टाइम चेंज हो गया, अब टाइम क्या हो गया, t2 हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 हो गया। क्या हो गया, x2 हो गया। आपसे पूछते हैं कि पहले t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट x1, अब टाइम चेंज हो गया t2, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। अब पूछिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है कि अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यह डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, t1 के समय x1 और t2 के समय x2। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो वही हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, रेट ऑफ change of displacement rate of change of displacement equal to change in displacement x2 minus x1 अब by time में changing t2 minus, ठीक है। तो इसी को कहेंगे वेलोसिटी। change in displacement, the rate of change of displacement is called simply the particle change displacement per unit time is called velocity। okay, तो velocity equal to displacement by time। अगर किसी पार्टिकल के द्वारा एक सेकेंड में जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये होगा आपको बता चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो अब जानेंगे हम कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे कि यह the rate of change of displacement is called velocity, उसी तरह से the rate of change of acceleration is called क्या, acceleration। तो अब है कि ये velocity change टाइम के अकॉर्डिंग करती है। मान लीजिए किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और टाइम चेंज होने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो उस समय उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, और अगर किसी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और टाइम चेंज होने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए तो उस बॉडी में कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
और किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और टाइम चेंज होने पे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके बारे में जानकारी पता करेंगे। आइए acceleration, the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. इसको कैसे समझेंगे? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? वो क्वांटिटी अगर जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू u एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी final velocity of the body is equal to v। फाइनल वेलोसिटी मान लिए कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होने में कुछ टाइम लगा होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाय t। ओके, यहाँ पर at इज इक्वल टू v माइनस u, तो v इक्वल टू u नेगेटिव इधर रहेगा तो पॉजिटिव, u प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आया, बाकी की बाद में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आया। अब हम इसी से समझेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे और जीरो एक्सेलरेशन कैसे। ओके, तो वी नो a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो अगर व्हेन final velocity is increased and when final velocity is increased but initial velocity is decreased, then reduce the acceleration on the body is positive. When final velocity is decreased, then reduce the acceleration on the body is negative. When final velocity and initial velocity both are equal, then produce the acceleration on the body is zero acceleration. Okay, आइए समझते हैं। Case first, if final velocity अगर इंक्रीज करे और इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज करे, मतलब कि पहले अभी आप 20 की स्पीड से जा रहे थे और कुछ समय के बाद आपकी स्पीड 40 की हो गई, तो उस समय आपके बॉडी में वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया, तो उस समय आपके बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वही 40 की स्पीड से जा रहे हैं और कुछ समय के बाद ब्रेक लगाने की वजह से आपकी स्पीड 20 की हो गई, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी 40 की थी और ब्रेक लगाने से या किसी वजह से आपकी वेलोसिटी 20 की हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी घट के 20 हो गई, तो उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। और वही अगर आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं और टाइम चेंज होने पे आपकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो जब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा।
बॉडी में जीरो, बॉडी में एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। आइए समझते हैं। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a इक्वल टू v क्या है, अभी मैक्सिमम है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि मैक्स, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, मीन, बाई v। अच्छा ये बताइए कि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम और इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम, तब मैक्सिमम से मिनिमम किया तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, 4 - 2 मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो क्या आएगा, +2, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, केस 2। एक्सेलरेशन, अब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो गया इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब अभी 40 की स्पीड से जा रहे थे, अब कुछ समय के बाद हमारा स्पीड 20 का हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v तो मिनिमम हो गया और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, बाई टाइम। अब बताइए मिनिमम माइनस मैक्सिमम, 2 में से 4 गया, -2 आया कि नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब है जीरो एक्सेलरेशन, केस 3। यस, इफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v - u बाई t, और एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कैंसिल इसे दे, तो 0 बाई समथिंग 0, a इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करे तो बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से डिक्रीज हो, बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर वेलोसिटी में कोई तरह की चेंजिंग नहीं आती है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस समय बॉडी में एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब 9th क्लास में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन होते हैं, v = u + at, यह होता है, पहला यह हो गया। दूसरा क्या होता है, s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ओके, तो अब 9th क्लास के मोशन चैप्टर में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यह इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकली मेथड से प्रूव करने का तरीका और सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन बचा हुआ है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।